अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो मुझे भेजी है उमर फ़ारूक ख़ान ने बहावलपुर से। वो कहते हैं हमारे साथ ही चोलिस्तान है, तो कई लोग यहाँ शिकार के लिए आते हैं। हमारे कज़न जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, यहाँ ना सिर्फ उनका सियासी असर व रसूख है, बल्कि उनके यहाँ आए रोज़ दूर दराज से मेहमान आए रहते हैं। वो उनको लेकर शिकार पर जाते, उनके लिए बेहतरीन खाने का एहतमाम करते और वहाँ की मशहूर सज्जी, जिसमें बकरे के अंदर चावल भर के उसको कोयलों पे एक मखसूस अंदाज में पकाया जाता, उसका एहतमाम करते। एक दफ़ा उनके ख़ास दोस्त एक बड़े शहर से तशरीफ़ लाए हुए थे, तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। एक बेहतरीन खाने का एहतमाम किया गया था। तो मेरा वो जो कज़न है, मैं भी उसकी काफ़ी हेल्प कर रहा था। उसने मुझे स्पेशल बुलाया था कि एक ख़ास मेहमान आए हैं, तो तुम्हारी भी हेल्प की ज़रूरत होगी, तो मैं भी उनकी हेल्प करा रहा था। बेहतरीन किस्म का खाने का एहतमाम हो गया। वो लोग शिकार वगैरह पे भी गए और जब वापस आए तो ये एक सर्दियों की रात थी। हम लोग सारे बाहर इस अंदाज में बैठे थे कि उनकी ख्वाहिश पे मेहमानों ने कहा था आग को जलाया जाए, और लकड़ियों की ऐसी आग जलाई गई थी जो अब कोयलों में बदल चुकी थी, और कोयलों से निकलने वाली जो एक तपिश थी वो सबके जिस्मों को गर्म कर रही थी। एक ऐसी महफिल लगी हुई थी जहाँ पे गाँव तकिए लगाए सारे रिलैक्स अंदाज में बैठे थे। वहीं पे एक साहब जिनका नाम दानिश एहसान था, उनका चेहरा इंतहाई सुर्ख व सफ़ेद कोरे चिट्टे से। अब वो उम्र के उस हिस्से में थे जहां वो अपनी ज़िंदगी में अपनी नौकरी से ना सिर्फ रिटायर हो चुके थे, बल्कि अब अपना वक्त घूमने फिरने में, दोस्तों से मिलने में और इधर उधर शिकार पर जाते। अब उनके बच्चे भी माशाल्लाह जवान होके बेहतरीन हाई लेवल की जॉब्स कर रहे थे, इसलिए उनका भी हल्का अहबाब बहुत ज़्यादा था। ऐसे बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो किसी ने कहा, दानिश साहब, आपकी ज़िंदगी का एक वाक़या मैंने सुन तो रखा है, लेकिन आज मैं अगर आपसे फरमाइश करूं, बड़ा आज मज़ा आएगा। सर्दी भी है, साथ साथ चाय का दौर भी चल रहा है, यार दोस्त भी इकट्ठे हैं। आप अपनी ज़िंदगी का वाक़या फिर से सुनाइए ना। बाकी दोस्त भी इसरार करना शुरू हो गए। जानते थे कि अगर किसी वाक़ये का एक ज़ोर देकर कहा जा रहा है तो यकीनन कोई एक ख़ास वाक़या होगा। जब बहुत ज़्यादा फरमाइश की गई तो वो मान गए। दानिश एहसान साहब बोले, मैं चाहूँगी तो मरते दम तक इस वाक़ये को कभी नहीं भूल सकता। मैंने जिस घर में आंख खोली थी, मेरे वालिदैन भी पढ़े लिखे थे और घर के यहाँ दौलत की रेल पेल थी, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। मैं अपनी तालीम जैसे ही मुकम्मल कर चुका तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस की नौकरी ज्वाइन करूं। उन दिनों पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के लिए अगर आप स्पेशल कोर्स कर लेते तो यकीनन आप एक अच्छी पोस्ट पे हायर होते। मैंने ऐसे ही किया। उस कोर्स करने की वजह से मैं एक बेहतरीन पोस्ट पे तायनात हो गया। एक बेसिक जिस तरह की ट्रेनिंग होती है, मेरी भी ट्रेनिंग होती रही, और उसके बाद मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी पोस्टिंग
उस वादिये नज़ीर में कराऊं जो बेनज़ीर है, जिसकी कोई मिसाल नहीं, जो कुदरत का शाहकार है, जहां नेचर है, जहां दरख्त हैं, जहां पहाड़ों के बीच एक ऐसी वादी है जो जन्नत नज़ीर है। यूं मुझे ख़ास मेहनत ना करनी पड़ी, नौजवान था, गर्म खून था और चाहता था कि कुछ अरसा आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियों में गुजारूं। यूं मेरी पोस्टिंग वहां पर हो गई। मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा, बड़ा पुरतपाक मेरा इस्तकबाल किया और मेरे रहने के लिए जो बंदोबस्त किया गया था, उस दौर में बहुत पहले से बनाए गए रेस्ट हाउस थे, जो लाल कलर की ईंटों से बनाए जाते थे, जिनको अंग्रेज दौर के रेस्ट हाउस कहा जाता है। वहां पे इस अंदाज में कि अगर आप उसके मेन गेट से अंदर दाखिल हों तो कतार के अंदर बने हुए काफ़ी कमरे थे। वहीं पे एक बड़ा सा हॉल बनाया गया था, जहाँ पे आप बैठ के टीवी देखते, गपशप करते, अखबार पढ़ते। बहुत बड़ा किचन था, मतलब एक पूरा घर का जिस तरह सिस्टम होता है, उस रेस्ट हाउस में एक वीआईपी तरीके से, अपने दौर का वो एक वीआईपी रेस्ट हाउस था। लेकिन यकीनन सी बात है, अब वो हालत काफ़ी उनकी खस्ता हो चुकी थी, लेकिन अंदरूनी तौर पे अभी भी वो बहुत खूबसूरत थे। जो भी सरकारी मुलाजिम आते, उनकी रिहाइश वहाँ पर रखी जाती। मैं भी अपनी गाड़ी से उतरा, मेरा सामान लेकर। मुलाजिम जो कमरा पहले से मेरे लिए सेलेक्ट किया गया था, मुझे उस कमरे के अंदर ले गए। मैंने खाना वगैरह खाया और जिस कमरे का मेरे लिए इंतखाब किया गया था, उसकी खिड़की एक ऐसी जगह पे थी जहां दूसरी तरफ कोई खड़ा नहीं हो सकता था। यानी ये रेस्ट हाउस इस अंदाज में बना हुआ था कि इसकी एक साइड के बने हुए कमरे इस अंदाज में थे कि अगर आप खिड़की खोल के देखें तो आपको लगता था आप काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद हैं। नीचे बहुत गहराई तक आपको नजर आता था। मुझे ये कमरा पसंद आया। जिस मकसद के लिए मैं आया था वो यही था कि इस खिड़की से खड़े होकर मैं रात को नज़ारे देखूंगा, शाम को, सुबह जब भी दिल किया खिड़की को खोला और अपने कमरे से बैठ के आप कुदरत के नज़ारे करें। थका हुआ था, सो गया, सुबह उठा, थाने पहुंचा, ज्वाइनिंग दी। सबने वहां पे भी बेहतरीन मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। यहाँ के लोग दिल के बहुत अच्छे थे और स्पेशली जो मेरे साथ मुलाजिम अटैच थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार करने वाले। यूं कुछ दिन मैंने इधर उधर घूमने में लगा दिए, लोगों से दुआ सलाम करने में। लोगों को पता लगा कि नए थानेदार साहब आए हैं तो सब बड़ी इज्जत से मिलते, बड़े प्यार से मिलते। यहाँ पे आए हुए तकरीबन मुझे कोई 10वां या 15वां दिन था, सही याद नहीं, लेकिन शुरू के दिन थे कि मैं थाने से उस दिन वापस आया और सीधा रेस्ट हाउस पहुंचा। एक बड़ी पोस्ट थी मेरी और जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद पता नहीं क्यों आज मुझे नींद सी आ रही थी। मैं जाते ही बिस्तर पर सो गया। मैंने देखा ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई ऊंची आवाज में कुछ ऐसा पढ़ रहा हो जो समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जुबान है जिस जुबान में इसको बोला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। मैं हैरान सा हुआ और तभी मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। चलता हुआ अपनी खिड़की के पास गया। खिड़की को मैंने खोला तो जो मंजर मैं देखता हूं वो बहुत हैरान कर देने वाला मंजर था। एक शख्स जिसको गर्दन के अंदर फंदा डला हुआ था और वो इस तरह लटक रहा था जैसे उसके गले में रस्सी ना हो बल्कि
वो सीधा आराम से रिलैक्स अंदाज में खड़ा हो, उसकी आंखें खुली हुई थी। जब इंसान खुदकुशी करता है तो उसकी गर्दन टूट जाती है या गर्दन लंबी हो जाती है, वो मर जाता है, उसका जिस्म बेजान हो जाता है। उसका जिस्म बेजान नहीं था, बल्कि उसके गले में रस्सा बंधा हुआ था, और ना सिर्फ वो लटक रहा था बल्कि उसके इर्द गिर्द जैसे कोई जंगली लोग होते हैं जिसको हम टीवी में, मुख्तलिफ मूवीज़ में, ड्रामों में, फिल्मों में देख चुके थे, ऐसे ही कुछ जंगली थे। उन्होंने अपने हाथ में बड़े बड़े लकड़ी के तीर टाइप पकड़े हुए थे और वो उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूम रहे थे, और मुंह से कुछ अजीबो गरीब वही जो थे आवाज़ें निकाल रहे थे जिनकी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं। और उनके बीच जो फंदे से लटका हुआ शख्स था, उसकी आंखें ना सिर्फ खुली हुई थी बल्कि उसकी आंखें टोटल सफेद थी, बिल्कुल वाइट खुली हुई आंखें, और वो अपनी आंखें झपक रहा था। और हैरत की बात यह थी कि वो फंदे से इस तरह लटका हुआ था कि उसके हाथ बिल्कुल नॉर्मल थे, रिलैक्स हाथ उसने अपने जिस्म के साथ लगाए हुए थे, और वो हल्का हल्का गोल गोल घूम रहा था, जैसे अपने इर्द गिर्द इन जंगलियों को घूमता हुआ देखना चाहता हो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल घूम रहा था और उनको देखता जा रहा था। ऐसे घूमते 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 एकदम से उसकी निगाह मुझ पे पड़ी कि कौन है सामने जो खिड़की में खड़ा कुछ देख रहा है। जैसे ही उसने मुझे देखा तो एकदम वो जोर से हिला, इतनी जोर से हिला कि उसके इर्द गिर्द जितने भी वो लोग थे उन्होंने भी चीख मारी, वो भी एकदम से गायब हो गए। और वो सामने फंदे पे लटका हुआ शख्स जिसकी आंखें सफ़ेद थी, उसने ज़ोरदार चीख मारी थी, अपने वजूद को इतने ज़ोर से लहराया था कि वो भी गायब हो गया। और उसी लम्हे मेरे वजूद को एक झटका सा लगा, मेरी आंख खुल गई। मैं हैरान था कि ये क्या था, ये कैसा अजीबो गरीब ख्वाब था, ये मैंने क्या देखा है। मैंने कभी इस तरह का जिंदगी में अजीबो गरीब ख्वाब नहीं देखा था। लेकिन मुझे तो याद पड़ता है, मैं तो उठकर खिड़की के पास गया था जब मैं इस कमरे में आज रात को दाखिल हुआ था। तो ठंड की वजह से अमूमन यहाँ पे बड़े कम दिन आते हैं कि जब मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए इसलिए अच्छा होता है कि वो बर्फ़बारी के आदी होते हैं। तो जिन दिनों में जून जुलाई होती है तो उस मौसम को एंजॉय करते हैं। बाकी तकरीबन 2-3 महीने छोड़ के बाकी सारा साल वहाँ पे ठंड ही रहती है। मुझे याद है मैंने कमरे में दाखिल होते ही खिड़की को बंद कर दिया था कि ठंड अंदर ना आए। और जब मेरी आंख खुली और मैं जागा तो क्या देखता हूँ, मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। मैंने एक ख्वाब देखा है, लेकिन ये क्या, खिड़की तो खुली हुई है। क्या ये मैंने हकीकत में देखा है? नहीं, मैं तो नींद से जागा हूं। तो फिर खिड़की किसने खोली? मैं एकदम से बिस्तर से उठकर बैठ गया। फिर खुद ब खुद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इस खिड़की में अगर मैं खड़ा भी हो गया था और ये लोग अगर ऐसी जगह पे मौजूद थे कि जिसको खिड़की के अंदर से खड़े होकर मैंने देखा, तो वहां तो जगह ही नहीं है जहां पे वो खड़े हो सकें, घूल सकें। वो तो नीचे खाई है। मेरा कमरा तो एक ऐसी जगह पे है जहां पे ना ही कोई दरख्त है जिसके साथ वो लटक सकता था, जिसके गले में फंदा था। और जो बाकी घूम रहे थे तो क्या वो आसमान पे हवा में घूम रहे थे? मैंने ये सब वहम समझा कि खिड़की शायद किसी वजह से हवा से खुल गई होगी। मैंने उठा, खिड़की बंद की और सो गया। अगले काफी दिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। कुछ दिनों के बाद मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि एक गांव का ही बाशिंदा जिसकी उम्र तकरीबन कोई 38 से 40 साल के करीब थी, उसके बारे में इत्तला मिली कि वो मुर्दा पाया गया है। मैं सीधा अपने पुलिस वालों को लेके गाड़ी पे वहां रवाना हुआ और हम जब जाए वकुआ पे पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक शख्स, उसका रंग ऐसे सफेद पड़ चुका है जैसे मरने से पहले शायद पता नहीं उसके साथ क्या हुआ हो। एक कानूनी कार्रवाई हमने मुकम्मल की और उसके बाद तभी उसकी मौत का पता लगाया जा सकता था जब उसका पोस्टमार्टम होता। उसके पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई वो हैरान कर देने वाली थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक
उसके जिस्म से जितना भी खून था वो सब का सब निकाल लिया गया था। और उसके जिस्म पर अगर किसी ने कोई खून निकाला था तो डॉक्टरों ने पूरे जिस्म को छान मारा था कि कहीं पे कोई सुई के या कोई ऐसे निशान मिल जाएं जिसकी वजह से पता लगाया जा सके कि इस रास्ते से इसका खून निकाला गया है। अमूमन मुझे इसकी तफ्तीश करनी थी और जो भी एक शवाहिद इकट्ठे किए गए और जो हम कार्रवाई कर सकते थे वो हमने कार्रवाई शुरू कर दी। तकरीबन इस शख्स की जो मौत वाक़ई हुई थी इसके 8 या 10 दिन के बाद मैंने उन लोगों से कहा कि मेरा कमरा चेंज कर दीजिए। मैंने वहीं पे एक और कमरा देखा था जो मुझे ज़्यादा पसंद आया था। वो एक ऐसी जगह पे बना हुआ था जहां जैसे ही आप उसकी खिड़की खोलते तो सामने बजाय खाई के वहां पे ज़मीन थी, एक ऐसी ज़मीन जिस पे पत्ते गिरे होते तो आंखों को इंतहाई खूबसूरत नज़र आते और इंतहाई खूबसूरत से दरख्त थे। जो मेरा पहला कमरा था उसमें दरख्त तो थे लेकिन दूर दूर थे। इस खिड़की का खूबसूरत मंजर यह था कि सामने ही दरख्त थे और सामने ज़मीन नज़र आती और इंतहाई खूबसूरत मंजर आता। तो मेरे कहने पे मेरा कमरा तब्दील कर दिया गया। इस कमरे में मुझे आए हुए शायद तीसरा या चौथा दिन था कि फिर मैंने एक रात को ख्वाब देखा। मेरी ज़िंदगी में ऐसे ख्वाब इसलिए नहीं आते थे कि मैं फजर की नमाज पढ़ता फिर कोशिश करता ड्यूटी के दौरान भी अपनी नमाज को मिस ना होने दूं और इशा की नमाज पढ़ के सोता था। मेरे वालिदैन ने मुझे नमाज पढ़ने की आदत शुरू से ही डाली हुई थी क्योंकि घर में पैसा सब कुछ होने के बावजूद नमाज और कुरान की बहुत पाबंदी थी, इसलिए मैं भी बाकायदगी से नमाज पढ़ता था। उस रात भी मैं सो गया और मैं क्या देखता हूं कि मेरी खिड़की फिर से खुली है और बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं। मैं उठकर खिड़की के पास गया तो क्या देखता हूं, सेम वही मंजर जिस तरह मैंने पहले देखा था वैसा ही मंजर है, लेकिन मंजर में सिर्फ तब्दीली यह है कि जिस शख्स को मैंने पहले देखा था जिसकी गर्दन में एक रस्सा डला था और वो फंदे वाले स्टाइल में खुदकुशी वाले स्टाइल में लटक रहा था, अब वहां पे एक मंजर की तब्दीली यह थी कि अब रस्सा उसके पांव में था। उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे, उसके हाथ खुले हुए थे, सिर्फ उसके पांव बंधे थे। जब भी किसी इंसान को लटकाया जाता है तो उसके बाजू भी नीचे की तरफ लटकते हैं, लेकिन उसने अपने बाजू को बिल्कुल अपने जिस्म के साथ ऊपर की तरफ किया हुआ था। जैसे इंसान खड़ा होता है और अपने हाथों को अपने जिस्म के साथ लगा के खड़ा हो और उसको उल्टा कर दिया जाए तो उसके हाथ उसी पोजीशन में रहें, तो उसकी भी ऐसी ही पोजीशन थी। जैसे वो उल्टा नहीं खड़ा हुआ था बल्कि जमीन ऊपर की तरफ है और वो जमीन पे खड़ा हुआ है। लेकिन आज उसकी आंखें सफेद नहीं थी, उसकी आंखें इंतहाई लाल सुर्ख थीं और उसी के गिर्द उसी तरह जंगली किस्म के लोग थे जिन्होंने एक जंगलियों की तरह लिबास पहना हुआ था और अजीब सा वो कुछ पढ़ रहे थे। आज सिर्फ ये था कि जिस जगह पे उसको लटकाया गया था पांव से बांध के, उसके सर के नीचे आग जलाई गई थी और आग के शोले, आग जो लकड़ियों के ज़रिए लगी हुई थी वो इतनी ज़्यादा ऊंची थी कि आग उसके सर तक पहुंच रही थी, जैसे उसके सर को आग के अंदर पकाया जा रहा हो। आग बाकायदा उसके सर को टच हो रही थी, क्लियर और वाजे, लेकिन जैसे उसको आग की तपिश का, जलन का कोई एहसास नहीं था, बल्कि उसी तरह उल्टा लटक के वो धीरे धीरे घूम रहा था और उसके इर्द गिर्द जितने भी वो लोग मौजूद थे उनको वो ऐसे देख रहा था अपनी लाल सुर्ख आंखों से, जैसे वो मुआयना कर रहा हो कि ये जो भी जाप कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं या नहीं। मैं हैरान हुआ और उसी लम्हे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मैंने मंजर ये पहले भी देखा था, लेकिन क्या ये कोई ख्वाब है? मैं अभी भी कोई ख्वाब देख रहा हूँ जो खिड़की के पास खड़ा इस मंजर को देख रहा हूँ, या अभी मेरी आंख खुल जाएगी, मैं जाग जाऊंगा? ये वाकई ये हकीकत है। मैं ऐसा सोच ही रहा था
कि एकदम से महसूस हुआ किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। मैं खिड़की के अंदर खड़ा हूं और बाहर इस मंजर को देख रहा हूं। मुझे महसूस होता है किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। इससे पहले कि मैं मुड़ के देखूं किसने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, उसी वक्त वो जो लटका हुआ था उसकी आंखें मुझ पर टिक सी गईं। वो खूनखार लाल सुर्ख किस्म की आंखें वो मेरी तरफ जो देख रही थी, वो रुक सा गया मुझे देख के, और उसी वक्त उसके मुंह से एक लफ्ज बोला, वक्त, वक्त का इंतजार। उसने जैसे ही ये कहा कि इससे पहले कि मैं मुड़ के देखता पीछे कोई है जिसने हाथ रखा है, वक्त, वक्त का इंतजार। इन लाइनों ने मुझे चौंका सा दिया और मैं रुक सा गया और मैं वहां खड़ा ये सोचना शुरू हो गया, कौन सा वक्त, कौन से वक्त का इंतजार। और तभी जिसका वजूद, जिसका सर आग के ऊपर पक रहा था लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, वहीं पे उसने अपने वजूद को एकदम से झटका दिया और बिल्कुल सीधा, जिसके पांव उस रस्से से आज़ाद हो चुके थे, और वो बिल्कुल सीधा ज़मीन पर खड़ा हो गया। आग के अंदर खड़ा हुआ था लेकिन बाकी जितने भी लोग थे वो सजदे में गिर गए। और एकदम से फिर से मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख क्या खुली, मैं देखता हूं मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूं और सबसे पहली मेरी निगाह उसी खिड़की की तरफ गई जो हमेशा आज भी मैंने अच्छी तरीके बंद की थी और हमेशा आके मैं अच्छी तरीके बंद करता था। वो खिड़की फिर से खुली थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं जल्दी से उठा, चलता हुआ खिड़की के पास गया कि कहीं ये हकीकत में तो नहीं हो रहा, ये खिड़की कैसे खुल जाती है। मैंने बाहर देखा, बाहर कुछ भी नहीं था। मैं अपने आप से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने लगा, कोई ख्वाब है या हकीकत, लेकिन मैं इसको ना सुलझा सका। और अगले कुछ दिनों के बाद खबर मिली कि एक और शख्स की लाश मिली है, सेम उसी अंदाज में जिस पे कोई तशद्दुद के निशान नहीं हैं, लेकिन मुर्दा पाया गया है। अब मेरे लिए भी एक परेशानी की बात थी। मैं अपने सिपाहियों के साथ पहुंच गया, वहाँ पे जाके फिर से तफ्तीश की, लेकिन पता लगा कोई ज़ख़म का निशान नहीं है। उसके रिश्तेदारों से पूछा, कोई लड़ाई, कोई फड्डा, मुखालफत होती है, दुश्मनी होती है, लेकिन सब ने बताया ये तो एक इंतहाई ऐसा इंसान था जो कभी ज़िंदगी में किसी से ना लड़ा था, ना इसकी किसी से दुश्मनी थी। किसी खूनखार जंगली जानवर ने हमला किया हो उसके भी कोई निशान नहीं थे। और हैरत की बात यह थी, इसकी भी जो रिपोर्ट आई तो उसमें यही लिखा हुआ था, इसके जिस्म का सारा खून निकाल लिया गया है। मैं हैरान हुआ, ये क्या हो रहा है? क्या कोई गिरोह आ गया है यहाँ पे जो लोगों के जिस्मों से एक मखसूस अंदाज में इस तरह खून निकाल लेते हैं? क्योंकि खून बेचते होंगे अच्छा खासा, जिसमें से खून इस तरह के कि डॉक्टरों का कहना यह था कि बिल्कुल ही जिसमें खून नहीं है, कतरा भी खून मौजूद नहीं है, जैसे किसी ने सबका सब खून निकाल लिया हो। लेकिन कोई निशान नहीं थे सुई के, जख्म के, किस तरीके से खून को निकाला गया है। ऑफिस में भी मैं मुसलसल इसको सोचने की कोशिश कर रहा था, ये क्या हुआ है कि ऊपर नीचे कोई तकरीबन 3 इस तरह के मुर्दा लोग मिले थे। अब ये बातें हम कोशिश कर रहे थे सुराग मिले, लेकिन अखबारी नुमाइंदे कहाँ ऐसी खबरों को छोड़ते हैं। आखिरकार ये खबर भी लीक हो गई और कुछ अखबारों ने, जो मकामी अखबार पे छाप दिया कि एक के बाद एक पुलिस क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, कोई गिरोह आया है, ये कैसा काम हो रहा है। मैंने अपनी तरफ से जाके लवाहिकीन से मिला, हर उस बंदे से मिला, दुश्मनी का पूछा, हर जो एक पुलिस वाले तफ्तीश कर सकते हैं सब कुछ मैंने मालूम किया, लेकिन कहीं से कोई सिरा नहीं मिल रहा था। कि उस रात मैं कमरे में बैठा आरामदेह चेयर पे मुसलसल यही सोच रहा था कि ये क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा होगा। कुर्सी पे बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। ये कौन सा पहर था रात का मुझे नहीं पता कि एकदम से खिड़की खुलने की आवाज आई।
और जैसे खिड़की खुलने की आवाज़ आई, मैं बिस्तर पर नहीं था, कुर्सी पे ही सो गया था। एकदम से मैंने देखा खिड़की ना सिर्फ खुली है, और जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा तो ये देख के हैरान रह गया, खिड़की की दूसरी तरफ इंतहाई नीली आंखों के साथ कोई मौजूद है। एक हेयोला सा, जैसे कि इंसान के कदो कामत का हेयोला होता है, एक काला स्या हेयोला सा मौजूद है और उसकी नीली आंखें चमक रही है। काला स्या है वो, और वो खिड़की के अंदर खड़ा है, दूसरी तरफ मुझे देख रहा है। मैंने जैसे ही देखा तो मैं समझ गया पुलिस और जो कत्ल हो रहे थे इनका तो हमेशा से आपस में एक ताल्लुक रहा है। तेजी से उठा और मैंने अपना सर्विस का पिस्तौल निकाल लिया। अभी तक वो खिड़की के अंदर मौजूद था काला स्या इंसान, जिसकी अभी शक्ल सूरत मैं नहीं पहचान सका था, अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। और मैंने पिस्तौल उसकी तरफ ताना और कहा, कौन हो, कौन हो, जल्दी से बताओ नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। वो डरा नहीं, वो बिल्कुल ही साइड से निकल गया, जैसे कोई चलते हुए साइड पे हो जाता है, डरा नहीं, साइड पे हो गया। मैं तेजी से उठा, कमरे से बाहर निकला और दौड़ता हुआ बाहर वाली साइड पर आ गया कि देखूं, क्योंकि जो हमारा ये वाला कमरा था, इसकी जो खिड़की खुलती थी उसके बिल्कुल सामने दरख्त थे, और ये वो दरख्त थे जो इसी रेस्ट हाउस के बाग के अंदर आते थे, एक 4 दीवारी के अंदर आते थे। उससे पहले जो मेरा कमरा जिस सिमत की तरफ था वो नीचे खाई थी, उसकी खिड़की खोल के आप खड़े होते तो खाई नजर आती। ये वाला कमरा उस तरफ था जहाँ पे बाग का एरिया आता, जो इसी रेस्ट हाउस का ही एरिया था, दरख्त उस बाग के थे। मैं पिस्तौल लिए हुए जैसे ही बाहर भाग कर आया, जो मेरी खिड़की के सामने दरख्त था उसके सामने पहुंचा ही हूं तो क्या देखता हूं, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ ख्वाब देख चुका था, मैं चौंका हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं अपनी खिड़की के सामने वाले हिस्से की तरफ पहुंचा हूं बाहर, तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा तो वो बहुत खौफनाक और भयानक था। दरख्त के साथ इंसानी कद की एक चिमगादड़ लटकी हुई थी, और उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी कई चिमगादड़ें दरख्त पर लटकी हुई थी। जैसे ही मैं उस दरख्त के करीब पहुंचा, इतनी चिमगादड़ों को मैंने देखा तो वो एकदम से उड़ी हैं, और सारी चमगादड़ें उड़ गई हैं। मैं हैरान होकर उन चमगादड़ों को देख रहा था कि तभी मेरी निगाह उस बड़ी सी चिमगादड़ पे पड़ी जिसके मैं करीब पहुंच चुका था। वो असल में दरख्त के बिल्कुल मोटा सा जो तना ऊपर की तरफ जा रहा था, शायद उसके साथ चिपकी हुई थी, जो मुझे नज़र नहीं आ सकी थी। मैं छोटी चिमगादड़ों को देख रहा था कि वो अब सिरकती सिरकती, उसने अपने पाँव ऊपर लटका रखे थे, पर अपने वजूद के साथ चिपका रखे थे, और वो सिरकती हुई इस तरह आने लगी कि बिल्कुल मेरे करीब पहुंच गई। और इस अंदाज में मेरे करीब वो चिमगादड़ आई कि उसकी उल्टा हुआ वजूद, जो बिल्कुल एक इंसानी कदो कामत का था, जितना इंसान का कद होता है उतना बड़ा उसका कद था, और उसका उल्टा लटका हुआ मुंह मेरे बिल्कुल मुंह के सामने था। उसका मुंह और मेरा मुंह आमने सामने थे। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि ये क्या है। अभी मुझे समझने के लिए कुछ सेकंड तो चाहिए थे कि एक चिमगादड़ को मैंने देखा, वो इतनी तेजी से सिरकती हुई मेरे करीब आ गई कि अब उसका मुंह और मेरा मुंह आमने सामने है, कि उसी लम्हे उस बड़ी सी चिमगादड़ ने मेरे होंठों पे काट लिया। जैसे ही उसने मेरे होंठों पे काटा तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उसका काटना इतने जोर से था कि बाकायदा इतनी दर्द की शिद्दत महसूस हुई कि मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली, और मैं होंठ पे हाथ रख के एकदम से जमीन पे गिर सा गया। मेरे चीख मारने से जो इस बिल्डिंग का चौकीदार था वो भागता हुआ उसी तरफ आ गया जहां पे उसने चीख की आवाज सुनी थी। उसने मुझे इस तरह जमीन पे बैठे हुए देखा तो एकदम से मुझे सहारा दे के उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद से उठ गया और मुझसे बोला, सर क्या हुआ है आपको? मैंने ऊपर की तरफ देखा, वो दरख्त बिल्कुल खाली था, कुछ भी वहां पे नहीं था। अब मैं उससे कहता कि यहाँ पे कोई चिमगादड़ थी और इतनी बड़ी थी, मेरे मुंह पे काटा, तो वो मुझे समझता कि शायद साहब ने आज पी रखी है, या साहब पता नहीं नींद में है, ये कैसी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं यार, ऊपर कोई कीड़ा था जहरीला, उसने लगता है
होंठ पे काट लिया है। उसने मेरे होंठ पे देखा, कहता है नहीं सर कुछ भी नहीं है, आपका होंठ तो ठीक है। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम अपनी जॉब पे जाओ। मैंने उसको भेज के मैं अंदर आ गया। सीधा मैं अपने कमरे में गया और शीशे के सामने खड़ा हो गया। मैंने जैसे ही शीशे के सामने अपने होंठ को देखा तो यह देख के हैरान रह गया, जितनी जोर से मुझे काटा गया था, मुझे लगता था मेरा होंठ फट गया होगा, जख्मी हो गया होगा, कट गया होगा। इतनी उसकी दर्द की शिद्दत महसूस हुई थी, इतना जोर से काटा गया था। लेकिन मेरे होंठ पे तो कोई निशान ही नहीं था, मेरे होंठ पे तो कुछ भी नहीं था और मैं हैरान रह गया। खैर मैं कुछ देर बैठा रहा कि ये क्या था। आज तो मैं ख्वाब में नहीं था, पहले कुछ मुझे ख्वाब नजर आ रहे थे, लेकिन आज तो हकीकत में मैं कुर्सी पे बैठा था। मैंने तो अपना पिस्तौल भी ताना, उसको धमकी भी दी, वो भाग गया। जो बिल्कुल खिड़की के सामने था वो हट गया और मैं आज बाकायदा चल के गया हूँ। इस चीज़ का सबूत है कि चौकीदार भी वहाँ पे पहुँचा मेरी चीख मारने पे और मुझे काटा गया है। मैंने देखा ये सब ख्वाब नहीं था। क्या मैं नींद में गया हूँ? क्या नींद में ये सब कुछ मैंने देखा है? मुझे कुछ समझ ना आया कि आज की इस सदी के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं खुद उलझा हुआ था। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मुझे बताया गया कि सर रिपोर्टर आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार अभी मैं मिलने के मूड में नहीं हूं। उन्होंने कहा सर वो सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है यार, अच्छा भेज दो। मैंने कहा और मैं उनको अभी कुछ भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं जानता था। मैं रात वाले वाकये से उलझा हुआ था। मैं उस सब बात को सोचना चाहता था कि ये क्या है क्या नहीं, कि उसी वक्त कमरे के अंदर एक लड़की दाखिल हुई। इंतहाई हसीनो जमील लड़की, गोरा चिट्टा रंग और उसकी आंखें बिल्कुल नीली थीं। वो चलती हुई आई, उसको देख के ही मैं ना सिर्फ अलर्ट हो गया बल्कि अपनी सीट से उठ के खड़ा हो गया, जैसे मैं चौंक सा गया हूं। वो इतनी खूबसूरत, इतनी हसीनो जमील, ऐसी नीली आंखों वाली लड़की। वो आके मुझसे बोली, मिस्टर दानिश हाउ आर यू। यकीनन वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसका एक्सेंट बताता था। मैं हैरान हो गया, एक रिपोर्टर और वो भी लड़की। उसने हाथ आगे किया, मजबूरन मुझे उससे हाथ मिलाना पड़ा। मैंने उनसे कहा बैठिए। वो कुर्सी पर बैठ गई। वो मुझसे बोली, आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हूं, ये पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे। मैं मुसलसल उसकी आंखों की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों की चमक, मुझे लग रहा था ये आंखें कहीं देखी देखी हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग उलझ सा रहा था उन आंखों को बार बार कि ये आंखें जानी पहचानी क्यों लग रही हैं। वो कुछ सवाल करती रही और मैं उसकी तरफ इस तरह देखता रहा। आखिर वो बोली, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं। मैंने चौंक कर कहा, मैं सुन रहा हूं। कई सवालात आपने मुझसे किए हैं, लेकिन अभी मेरे पास फिलहाल मीटिंग पे जाने की वैसे टाइम नहीं है। मैंने बुला तो लिया है आपको ये बताने के लिए कि अभी मुझे बहुत अहम मीटिंग पे जाना है। उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा। मैंने उसे इजाजत चाही और बाहर निकल गया दिखाने के लिए कि कहीं मैं मीटिंग पे जा रहा हूं। यकीनन मेरे बाद वो चली गई होगी। अब गाड़ी चलाते हुए मैं मुसलसल सोच रहा था कि ये आंखों से मैं चौंक क्यों गया हूं। इन आंखों ने मुझे चौंका दिया है। क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं परेशान होकर काफी देर गाड़ी इधर उधर दौड़ाता रहा और वापस ऑफिस आया तो मेरे एक दोस्त, उनसे मैंने मिलने का प्रोग्राम बनाया। वहीं पे ही वो रहते थे। अब मेरी उनके बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। उनका नाम था शहराम खान। बहुत पढ़े लिखे थे। मैं शहराम खान से मिलने पहुंच गया। शहराम खान बहुत इल्म वाले थे, नॉलेज वाले थे। मैंने उनके साथ बैठा, गपशप की। मैंने उनसे बातों बातों में उनको महसूस ना होने दिया और उनको कहा,
आप तो बहुत नॉलेज वाले हैं, हर टॉपिक पे आपको मालूम है, मुझे ये बताइए क्या चमगादड़ें भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं? वो बोले, हाँ वैसे तो चमगादड़ें बहुत छोटी हैं, लेकिन जिस चमगादड़ों को सबसे बड़े साइज के अंदर देखा गया है वो अमेज़न के जंगल हैं, जो दुनिया के सबसे जंगलों में शुमार किया जाता है। अमेज़न का जंगल, जहाँ पे अभी भी कई ऐसी मखलूक़ात पाई जाती हैं जिनके बारे में साइंस अभी ना आशना है। वहीं पे कुछ जंगली कबीलों ने इस तरह की बात ज़रूर की है कि वहाँ पे इंसानी कदो-कामत की कभी कभी उनको चमगादड़ नजर आई है। और कुछ कबीलों का यह भी कहना है कि ये जो चमगादड़ है अस हकीकत में ये एक खास मखसूस जो 100 साल बाद इंसान का रूप धार लेती है, और इस तरह का कोई जंगली कबीला जादू करता है जिस जादू के नतीजे में 100 साल बाद ना सिर्फ ये इंसान का रूप धार लेती है, बल्कि ये चमगादड़ से सांप, इस चमगादड़ से इंसान और इंसान से चमगादड़ बन जाती है। जैसे कि मुख्तलिफ कबीलों का कुछ मानना है, लोगों का मानना है कि 100 साल बाद शीशनाग भी इंसान का रूप धारता है। ऐसा ही एक कह लीजिए कि अकीदा उनका पाया जाता है कि काले जादू की वजह से वो चमगादड़ भी इंसान का रूप धारती है, और जब वो रूप धार लेती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर आसानी से पहुंच जाती है। मुल्कों के फासले वो दिनों में नहीं घंटों में तय करती है, मिनटों में तय करती है। किसी मुल्क से दूसरी जगह पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन वो अपना बसेरा उन पहाड़ों में करती है जो अमेज़न के पहाड़ों की तरह दरख्तों से भरे हों, जहां पे हरियाली हो। लेकिन ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए इंसान का खून पीते हैं। उसने जब इस तरह की बातें की तो मैं सुन के हैरान हो रहा था। मैंने कहा आज 21वीं सदी, उसमें भी इस तरह की बातें हो रही हैं। उसने कहा ये एक अकीदा है, उनका एक फलसफा है, कौन कहता है कि आप इसको मान लें। आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको इसी तरह बता दिया। कुछ दिनों के बाद मैं एक काम से ऑफिस से लौट रहा था, घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा एक लड़की ने रुकने का इशारा किया। साइड पे ही उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। यकीनन किसी की हेल्प करनी थी, और हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ मैं वहां पे रुक गया, और तभी मेरी निगाह पड़ी तो सामने वही लड़की खड़ी थी जो मेरे ऑफिस में आई थी, जिसने अपना नाम लैला बताया था। बहुत तैयार लग रही थी, मेकअप वगैरह उसने कर रखा था, बड़ा ज़बरदस्त सूट पहन रखा था, जैसे किसी पार्टी वगैरह से वापस आ रही थी। उसने मुझे देखा तो बोली, ओ मिस्टर दानिश, आप, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे अगर आपको बुरा ना लगे। अब मैं उसको लिफ्ट नहीं देना चाहता था कि ये फिर से ऐसे सवालात करेगी, ऐसी बातें करेगी, लेकिन एक लड़की को इस तरह अकेले छोड़ के भी जाना ज़्यादती थी। मैंने कहा आपका घर कहाँ पे है? वो बोली ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ आप रहते हैं उन्हीं के पीछे ही कुछ और क्वार्टर हैं जो मुलाजमों के लिए बनाए गए थे, वहीं पे मेरा बसेरा है। तो मैं भी उसी सिमत ही जा रहा था। मैंने कहा आ जाइए। वो सीधी फ्रंट सीट पे मेरे साथ आकर बैठ गई। उसने फिर से वही सवाल करने की कोशिश की कि ये जो कत्ल हो रहे हैं उसके बारे में क्या पता लगा है। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, आप हर वक्त ही सहाफ़ी हैं, इंसान कभी तो अपनी बात कर लेता है। वो एकदम से हंस पड़ी। यकीनन वो बला की खूबसूरत थी, और उसकी आंखों के बारे में अभी तक जो मैं अंदाज़ा लगा पाया था, जिस दिन मैं अपने दोस्त के पास गया था और उसने मुझे चमगादड़ की वो सुनाई थी कि अमेज़न के जंगलों में इस तरह के चमगादड़ पाए जाते हैं, उसी रात मेरा दिमाग बार बार ये कह रहा था कि अगर ये आंखें आशना सी लग रही हैं, कि इन आंखों को मैंने कहीं देखा है, तो मुझे लगता था वो जो खिड़की के सामने किसी साये को, जो काला स्याह इंसानी कदो कामत का साया था, उस साये की आंखें बिल्कुल इसी तरह नीली थीं।
अब मेरे लिए फैसला करना मुश्किल था, वो जो साया था क्या वो किसी लड़की का था या किसी मर्द का साया था, ये तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सका था। लेकिन आंखें बिल्कुल क्लियर मुझे याद थी, नीली आंखें। शायद लैला की आंखें भी वैसी थीं। लेकिन उसके बाद जब वो चमगादड़ याद आती तो मैं डर सा जाता। लैला ने अब बातें जो शुरू की वो सहाफत से हट के थी। सरसरी गांव की इधर उधर की बातें करते करते रास्ते का पता ही ना चला और हम लोग वहां पहुंच गए जहां पे लैला ने अपना घर बताया। ये वाकई पुराने क्वार्टर थे जो काफ़ी फासलों पे बने हुए थे, जुड़े हुए नहीं थे। एक क्वार्टर था, उसके आगे कहीं और क्वार्टर था, उसके आगे और क्वार्टर था, बीच में काफ़ी गैप था। ये बहुत पुराने बने हुए थे। जैसे रेस्ट हाउस जहाँ पे मेरी रिहाइश थी काफ़ी पुराना था, ये क्वार्टर भी इसी तरह के थे। लैला नीचे उतरी और कहा, अब आप ऐसे नहीं जाएंगे, कॉफ़ी आप ज़रूर पी कर जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं मैं चलूँगा। वो बहुत ज़्यादा ज़िद करना शुरू हो गई तो मैंने कहा चलो ठीक है, पास ही तो घर था। मैंने कहा चला जाऊँगा। मैं नीचे उतरा, उसने दरवाज़ा खोला, हम अंदर दाखिल हो गए। ये बहुत पुराना बना हुआ क्वार्टर था, लेकिन उसने अंदर से बहुत अच्छी तरीके से सजा रखा था और ये अंदर से काफ़ी बड़ा था। जो सामने से शायद छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप अंदर दाखिल होते ये 3 कमरों का बड़ा सा। उसने जाके मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा बस मैं ज़रा चेंज करके आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। अब मैं मुसलसल लैला के बारे में सोच रहा था कि ये कौन है, इसकी आंखें क्या हैं, इसके अंदर कशिश कैसी है, इसकी खूबसूरती कैसी है। मैं ये सारी बातें सोचने लगा कि मैं अपनी जगह से इस तरह बैठ गया कि वो मेरे सामने आई कब कि मुझे पता ही ना चल सका। मुझे जैसे ही उसने सामने देखा तो बोली, आप बहुत गहरे ख्यालों में खोए हुए थे। मैंने कहा हाँ, इसलिए आपके आने का पता नहीं लगा, आप कुछ कहना चाह रही हैं। वो बोली नहीं, अगर आपको तकलीफ ना हो तो सामने ही मेरे मिलने वाले रहते हैं, दूध मुझे याद नहीं रहा, मैं दूध पकड़ के लाती हूँ, बस मैं 1 मिनट में आई। वो ये कह के चली गई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैसे कोई नादीदा ताकत या अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे उठ के विजिट करना चाहिए, कैसा कुछ गड़बड़ है। मैं उस जगह से उठा जो एक पुलिस वाले की फितरत होती है। जब आप किसी केस की तफ्तीश कर रहे होते हैं तो शायद हमें एक वैसे तो इखलाकन बहुत बुरी बात थी किसी के घर में, लेकिन क्योंकि मैं एक तफ्तीश कर रहा था और उसकी आंखें मुझे शकूक में डाल रही थी तो इसलिए मैं अपनी फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए ऐसा कर रहा था। मैं उठा और घर का जब राउंड लगाना शुरू किया तो मैं हैरान होना शुरू हो गया। दूसरे कमरे के अंदर सफाई उस तरह नहीं थी जैसे ड्राइंग रूम के अंदर सफाई थी। दूसरे कमरे में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, गंदगी की स्मेल। मैं दोनों कमरों को ऐसे देख के मुझे महसूस हुआ एक दरवाज़ा बिल्कुल नीचे की तरफ नज़र आ रहा था। उस दरवाजे को मैंने जैसे ही खोला तो असल में सीढ़ियां थीं जो नीचे की तरफ जा रही थीं, और जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला तो उसके अंदर से एक ऐसी स्मेल सी आई कि मैं हैरान हो गया कि ये क्या है। मैंने जल्दी से उस दरवाजे को खोला कि इससे पहले वो आ ना जाए, और तेज़ी से ऐसे दबे कदमों से कि आवाज़ भी पैदा ना हो, और जल्दी जल्दी मैं नीचे जैसे ही उतरा, ये देख के मैं हैरान रह गया कि जिस सीढ़ियों से मैं नीचे उतर रहा हूँ उस सीढ़ियों पे चमगादड़ों का गंध पड़ा है, जो खाती हैं और उसके बाद गंध करती हैं चमगादड़ें। आप ऐसी गारों में ऐसी जगहों पे जाएं तो आपके पाँव के नीचे चमगादड़ों का सारा गंध पड़ा होता है। तो मैंने अंदर जो मंजर देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर तकरीबन कोई 15-20 के करीब उल्टी चमगादड़ें लटकी हुई थीं छत के साथ। वो जो तय खाना सा था, उस तय खाने के अंदर 15-20 के करीब उसी तरह की बड़ी बड़ी चमगादड़ें लटक रही थीं जिस तरह मैंने रात के टाइम उस चमगादड़ को देखा था जिसने मेरे होंठ पे काटा था।
और उसकी गंदगी चिमगादड़ों की हर तरफ पड़ी हुई थी और मैं ये देख के चौंका, इससे पहले कि वो आ ना जाए। इतना मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो मैं समझ रहा हूँ मामला खौफनाक है। वो जो मैंने चमगादड़ को देखा था वो भी वहम नहीं था। उससे पहले जो मैं ख्वाब देख रहा था लगता है वो भी ख्वाब नहीं थे। लेकिन ये मंजर ने मुझे ना सिर्फ चौंका दिया बल्कि जल्दी से मैं ऊपर चढ़ा, मैंने दरवाज़ा बंद किया और हाँफता हुआ मैं उसी जगह पर आकर बैठ गया कि अपने औसान जो ख़ता हो चुके थे, दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी, उसको नॉर्मल कर सकूं। लेकिन शुक्र है वो अभी तक पहुंची नहीं थी। मैं बैठा ही था कि तकरीबन शायद 1 से 1.5 मिनट बाद वो अंदर दाखिल हुई। मुझे वहाँ पे देख के बिल्कुल रिलैक्स हो गई और कहा बस मैं अभी कॉफ़ी बना के आई। वो जैसे ही किचन के अंदर गई, अब मैं अपने आप को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर चुका था। मैं अपनी जगह से उठा कि क्या अब यहाँ से चला जाऊं या क्या करूं। कुछ देर खड़ा रहा। यकीनन वो अब काफ़ी तैयार कर चुकी होगी। ओके, मुझे इससे बात करनी चाहिए। इसकी आंखों में आंखें डाल के मुझे कुछ तो बात करनी चाहिए। मैं ये कहने के लिए जैसे ही किचन के करीब गया तो क्या मंजर देखा कि 2 कप वो तैयार कर चुकी है और 1 कप के अंदर उसने अपना थूक डाल दिया है। और जैसे मैंने ये देखा वो 1 कप के अंदर अपना थूक डाल रही है तो मैं एकदम से चौंक गया और वापस आके अपनी जगह पर बैठ गया। वो मुस्कुराती हुई कॉफ़ी बनाकर ले आई और कॉफ़ी मेरे सामने रख दी। 1 कप अपने लिए उठा लिया और कहा ये कॉफ़ी पीजिए। मैं जान चुका था इस कॉफ़ी के अंदर वो अपना थूक मिला के आई है। मुझे ये कॉफ़ी नहीं पीनी थी। वो एक पुरस्कार लड़की थी और जो मैं नीचे का मंजर देख के आया था वो तो इंतहाई खौफनाक था, किसी को भी बेहोश कर सकता था। लेकिन मैं एक ऐसी महकमे से वाबस्ता था कि मुझे अपने औसान को बहाल रखना था। चोर डाकू लुटेरे तो होते हैं लेकिन ऐसी मखलूक से पाला पड़ना तो एक अजीबोगरीब सा था। मैंने कॉफ़ी को उठाया और पीने वाले अंदाज में जैसे ही एक सिप लेने लगा तो एकदम से मेरा हाथ छूट गया और काफ़ी सारी नीचे गिर गई। वो गुस्से से खड़ी हो गई और बोली ये तुमने क्या किया। वो आपसे तुम पे आ गई थी और शदीद गुस्से से बोली थी। और मैंने कहा भाई कपड़ा दीजिए, मेरे कपड़े गिर गए हैं, मेरे ऊपर गरम गरम कॉफ़ी गिर गई है और आप गुस्से हो रही हैं। और एकदम से जैसे उसको एहसास हुआ कि हाँ वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई। कहा सॉरी और उसने मुझे कपड़ा ला कर दिया। मैंने कहा मुझे मेरे ख्याल में चेंज करना होगा, मुझे अब जाना होगा। वो कह रही है नहीं आप बैठिए। तो बैठिए तो मैं और बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं फिर कभी पीऊँगा। और मैंने ये कहा और जल्दी से बाहर निकल आया। वो रात मेरे लिए खौफनाक रात थी। मैं मुसलसल सोचता रहा क्या करूं, कैसे करूं, ये मंजर क्या है, किससे राब्ता करूं, ये मैंने क्या देखा है। कुछ तो ऐसा है जो खौफनाक है और इतना आसान भी नहीं है कि मैं पुलिस वालों को लूं, क्योंकि मैं जो अपनी आंखों से देख चुका था, जिसको अब मैं हकीकत समझ रहा था कि जो 2 ख्वाब देखे थे, एक उल्टा लटका हुआ था, एक सीधा फंदा लेके लटका हुआ था, उसके साथ जंगली गोल गोल घूम रहे थे और वो उस खिड़की के सामने मैंने देखा था जहाँ पे रुकने के लिए जगह ही नहीं थी। तो वो सारे जंगली क्या हवा में गोल गोल घूम रहे थे। उनके पाँव के नीचे तो ज़मीन नहीं थी, फर्श नहीं था, क्योंकि नीचे खाई थी। और फिर वो जिसको मैंने पाँव से बंधा हुआ उल्टा देखा था, इसका मतलब है वो भी ख्वाब नहीं था। फिर मैंने वो जो चमगादड़ ने मुझे होंठों पे कांटा था वो क्या था। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे इतला मिली एक और लड़का जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा है, लेकिन अभी उसकी सांसें चल रही हैं। मैं तेजी के साथ अस्पताल पहुंचा तो वो लड़का अभी तक जिंदा था, लेकिन उसका भी खून निकाल लिया गया था। जैसे ही मैं अपने पुलिस वाले के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर बोला हाँ तू है वो जिससे वो अपना पार्टनर बनाएगी। तेरे होंठ उसने चूम लिए हैं। ये होंठों से निकलता खून अलामत है उसकी कि तू ही उसका जीवन साथी है। उसने तुझे चूज कर लिया है। किसने? और मेरे सिपाही ने मेरी तरफ यूं देखा और मुझे कहा सर आपके होंठ से खून निकल रहा है। मैं एकदम से चौंका, उंगली लगाई तो खून निकल रहा था। मैंने रुमाल निकाला, होंठ पे रख लिया और मैं ठटक गया कि उसने मेरे होंठ पे काटा था और
इस वक्त खून निकल रहा था, उससे पहले तो कोई खून नहीं था। और उसने मुझे चुन लिया है, मैं उसका पार्टनर हूं। मैंने कहा किसने मुझे चुन लिया है, मुझे बताओ कौन है वो, उसका नाम क्या है। वो जिंदा हो गई है, उसने जीवन साथी आपको चुन लिया है। अब वो आपके साथ मिलकर राज करेगी, राज। किसकी बात कर रहे हो, कौन है वो? उसने यूं ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दिया जैसे डर रहा हो, और कांपना शुरू हो गया, और उसी वक्त उसके वजूद ने झटके लिए और वो मर गया। मैं और उलझ गया कि ये क्या माजरा है, ये क्या है। डॉक्टरों को मैंने बुलाया, उन्होंने चेक किया, कहा ये मर चुका है, और उसका भी वही हाल था, जिस्म से खून निचोड़ लिया गया था। लेकिन एक पहली निशानी जो मिली थी, उसकी गर्दन के ऊपर 4 दांतों के निशान थे। ऐसे दांतों के निशान जैसे सांप किसी को डसता है तो 2 दांत बन जाते हैं, लेकिन इसके 2 ऊपर 2 नीचे दांत थे, 4 दांत। उन दांतों को देख के लगता था जैसे उसके वजूद के अंदर किसी ने दांत गाड़े हों। और उसकी बात से मैं चौंक गया था। उसने मेरे होंठों को काटा था, खून आज क्यों निकल रहा है, और वो मुझे जीवन साथी बनाना चाह रही है। मैं फिर से उसी दोस्त के पास गया जो नॉलेज वाला था, शहराम खान। मैंने उससे जाके दोबारा बात की कि मुझे इस टॉपिक पे दोबारा तुमसे बात करनी है। वो बोला हाँ बोलो। मैंने कहा तुमने कहा कि एक अकीदा है उनका, क्या है? उसने कहा तुम्हें बता चुका हूं। क्या ये किसी को ढूंढती है, अपना पार्टनर बनाती है? उसका कहना है हाँ, ये जादू के जरिए ही होता है, और वो इतनी ताकतवर हो जाती है, जब चमगादड़ से एक इंसान बन जाती है तो वो मादा होती है, तो अपने लिए वो दूसरा पार्टनर ढूंढती है। और वो पार्टनर कहां से ढूंढती है, कैसे ढूंढती है, ये तो नहीं पता, लेकिन उसका कहा यही जाता है कि वो एक अपनी निशानी छोड़ती है उसके वजूद के किसी भी हिस्से पे जहां से खून निकलता है, और चांद की मखसूस तारीखों को वो उससे अपना मिलाप करती है। और अगर उन दोनों का मिलाप हो जाए तो वो शख्स जिसको उसने अपने लिए पसंद किया होता है, वो भी उसी की तरह हो जाता है, और फिर वो दोनों राज करते हैं, अपनी फौज बढ़ाते हैं। अब मैं उन बातों को इसलिए संजीदा होकर सुन रहा था कि अब मुझे था कि नहीं, जो कुछ मैं देख आया हूं बहुत खौफनाक था। यकीनन ये लड़का भी उसी का शिकार हुआ था। मुझे यकीन हो चुका था कि वो लैला नहीं है, वही चमगादड़ है, और वही सब कुछ कर रही है। मैं उस दोस्त से मिलके घर की तरफ रवाना होने के लिए जैसे ही निकला, अंधेरा फैल चुका था। मैं गाड़ी की रोशनियां जलाए रेस्ट हाउस की तरफ जा रहा था कि मुझे रास्ते के बिल्कुल दरमियान में 2 शख्स खड़े हुए नजर आए। मुझे गाड़ी को आहिस्ता करना पड़ा, और जब मैं करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं, लैला और वही लड़का जिसको मैंने अस्पताल में देखा था, वो खड़ा है जो असल में मर चुका था। और हैरत की बात यह थी, उस लड़के के भी चिमगादड़ की तरह पर लग गए थे, और लैला इंसान के ही रूप में खड़ी थी, लेकिन उसके कमर के पीछे बड़े बड़े चिमगादड़ की तरह पर थे। मैंने जैसे ही देखा मैं समझ गया ये मेरा रास्ता रोक के खड़े हैं, ये मेरे लिए ही खड़े हैं, मुझे भागना था। मैंने फौरी तौर पे गाड़ी का एक्सीलेटर इतना तेज कर दिया कि मुझे भागना है, और अगर इनके ऊपर गाड़ी चढ़ानी पड़ी, इनके साथ गाड़ी को टकराना पड़ा, ये इंसान तो है नहीं, मैं इससे नहीं डरूंगा। मैं गाड़ी को तेजी से चलाता हुआ उनके करीब गया, और वो दोनों अपनी जगह से उड़े और ऊपर चले गए। मेरी गाड़ी उनसे टकरा ना सकी। मैं अब गाड़ी तेज चला रहा था और पीछे की तरफ बार बार देख रहा था। वो दोनों बड़े बड़े परों के साथ उड़ते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। अगर मैं रेस्ट हाउस पहुंच जाता तो शायद उससे पहले ही वो मुझे या मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाते। वो फैसला कर चुके थे। अगर वो दोनों आज रास्ता रोक कर खड़े थे तो इसका मतलब था कि जो चांद की मखसूस तारीखों को कहा गया था, शायद आज उन्हीं तारीखों में से कोई तारीख थी, क्योंकि बाहर घुप अंधेरा पड़ा हुआ था।
जैसे कोई अमावस की रात होती है, जैसे कोई गुप अंधेरे की रात होती है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरा दिमाग गाड़ी तेज़ी से चलाते हुए मुसलसल सोच रहा था कि एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया, यहीं रास्ते में ही एक मस्जिद है जहाँ के इमाम साहब इंतहाई नेक अल्लाह वाले हैं, जिनका ख्याल मुझे बिल्कुल पहले नहीं आया था। मैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ने गया था, उनसे मिला था, मैंने जुम्मा पढ़ा था वहाँ पर, और जैसे ही मुझे उनका ख्याल आया मैंने गाड़ी का रुख उसी तरफ मोड़ दिया और तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ, वो दोनों मेरे पीछे उड़ते हुए आ रहे थे कि मैं तेज़ी के साथ गाड़ी से नीचे उतरा, भागता हुआ मस्जिद के अंदर चला गया। और मेरे पीछे कानों ने जो एक आवाज़ सुनी, जो दोनों उड़ते हुए पीछे आ गए थे, वो बोले, जल्दी से इसको पकड़ो। उसने कहा, मेरे पर जल जाएंगे। उसने कहा, जाओ, तुम्हें हुक्म देती हूँ, इसको पकड़ो। और मैं जैसे ही मस्जिद के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, भागते हुए, मेरे पीछे दोनों उड़ते हुए आ रहे थे, वो दरवाजे के करीब ही आया जैसे टकराया हो, और उसके परों के अंदर बकायदा आग लग गई और उसके मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गई। उसके पर जल रहे थे। मैं हाँपता हुआ अंदर दाखिल तो हो गया, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके सहन में हाँपना शुरू कर दिया। मैं काफ़ी देर हाँपता रहा तो मुझे अंदर कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आई। शायद उस लम्हे वो तिलावत कर रहे थे। मैं इमाम साहब के पास गया। उन्होंने मेरी हालत देखते ही कहा, मैं पहचान गया हूं, तुम मुसीबत का शिकार हो, और मैं इतने दिनों से परेशान था कि जो भी है, जिसको ये ढूंढ रही है, वो ज़रूर आएगा, और आज कुदरत तुम्हें यहां खुद से लेके आई है। जान चुका हूं तुम्हारे पीछे वो क्यों पड़ी है। इतने इंसानों की लाशें गिरी हैं, वो भी जान चुका हूं। पनाह मांगता हूं अपने रब से, लेकिन इंतज़ार था उस रात का जिस रात उसका खात्मा हो सकता है। उससे पहले उसका खात्मा नामुमकिन है, और आज वो रात आ गई है। आज रात को ही उसका खात्मा होगा। घबराओ मत बच्चे, तुम्हें एक बात बता दूं, उसने ऐसे इंसान का इंतखाब करना था जो इंतहाई नेक खानदान से हो, इबादत गुजार हो, और उसका माथा देख के वो उसको पहचान जाती। तुम्हारे होंठों पे जमा हुआ खून बताता है, और तुम्हारे पीछे जिस तरह आई है, उसका वो बाशिंदा जिस तरह उड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, वो तुम ही हो। घबराओ मत। उसके बाद वो उठे, उन्होंने एक संदूक सी खोली, उसमें से एक पाउडर सा निकाला और कहा, ये एक राख है, इस राख को तुमने पहले उसकी आंखों में डालना है। अगर तुम उसकी आंखों में ये राख डालने में कामयाब हो गए, समझो तो उसकी मौत यकीनी है, और उसके बाद तुम्हें उन घर को, हर जगह को आग लगानी होगी। अगर वो घर जल गया तो समझो उसका सब जादू भी जल जाएगा, और अगर ये राख उसकी आंखों में ना डल सकी, वो बच गई, तो याद रखना तुम्हें वो अपना बना लेगी। फिर तुम उसके जादू से उसके कब्जे में चले जाओगे। तुम्हारे साथ आज रात वो मिलाप करेगी, और अगर उसने तुम्हारे साथ मिलाप कर लिया, तुम्हें अपना थूक तुम्हारे मुंह में डाल दिया, और तुमसे उसका जिस्मानी ताल्लुक बन गया, तो फिर वो अमर हो जाएगी। फिर वो तुम्हें लेके राज करेगी, और जो उसके मन में आएगा वो वही करेगी। 100 साल बाद उसको उसका पार्टनर मिल जाएगा। फिर उसको मारना बहुत मुश्किल होगा। जाओ मेरे बेटे, अपनी अक्ल से और बहादुरी से अपने खुदा को याद करते हुए जाओ। तुम एक नेक खानदान से हो, डरो मत। जाओ और अपनी अक्ल से और अपनी बहादुरी से उसका खात्मा करो। जाओ, वो बाहर तुम्हारी मुंतजिर है। मैंने वो जो थैली उन्होंने मुझे पकड़ाई थी, जिसके अंदर वो राख सी थी, मैंने एहतियात से वो संभाल ली, और उसके बाद मैंने अपने जहन को तैयार किया और मैं मस्जिद के बाहर चला गया। वो अभी भी वहाँ मौजूद थी, वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था, और मैंने उसे जाती कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आराम से जाने को तैयार हूँ, घबराओ मत। और उसने एकदम से आके इस तरह अपने पंजों से मुझे कंधों से पकड़ा, और उसी वक्त उठा के सीधा वो उड़ना शुरू हो गई। ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत में था। एक चिमगादड़ जिसका वजूद एक इंतहाई हसीन औरत का था, लेकिन उसके पर चिमगादड़ के थे, वो मुझे पंजों से पकड़ के उड़ती हुई जा रही थी, और उसी घर के सामने उसने मुझे उतार दिया।
चेहरा उसका भयानक हो चुका था, आंखें अभी भी नीली थी और मैंने उसे से कहा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डरो मत। मैंने अपने दोस्त से पूछा था, शहराम खान ने भी मुझे यही बताया था कि मिलाप का वक्त आ गया है, आज रात मिलाप की रात है और उस जादू के जरिए 100 साल बाद तुम्हारी जिंदगी में मिलाप होना है और मैं खुशकिस्मत हूं तुमने मुझे चूज किया है। मैं दिल से राजी हूं, लेकिन क्या इस अंदाज में तुम जबरदस्ती करोगी मेरे साथ? मैं तो खुद इस बात पे खुश हूं कि हम राज करेंगे, मैं तुम्हारा होके रहूंगा, जो तुम चाहोगी वही होगा। मुझे भी राज करना है। आओ आज हम जश्न मनाएंगे, आज हम दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। चलो मुझे भी तैयार होना है, तुम्हारे लिए बनना है, संवरना है, नहा धो के तैयार होना है। क्या तुम मेरे लिए हसीनो जमील नहीं बनोगी? कुछ देर खड़ी वो मुझे सोचती रही, जैसे उसको यकीन ना आ रहा हो, लेकिन उसके बाद वो मुस्कुरा पड़ी और बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। वो एकदम से मुझसे लिपट गई और उसके मुंह से एक अजीब सी बदबू आई, मुझसे गले लगी रही और उसके बाद मुझे लेकर अंदर चली गई और मुझसे बोली, ठीक है, तुम यहां नहा लो और मैं भी तुम्हारे लिए तैयार होती हूं, आज हमारी मिलन की रात है। मैंने कहा, हाँ, मुझे भी तो तुम्हारे लिए तैयार होना है। मैं अपनी बातों में उसको मुतमईन कर चुका था। उसके बाद मैंने शावर लिया, गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद अल्लाह ताला से पनाह मांगी, अल्लाह ताला से मदद मांगी, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। नेकी और बदी, मेरे ख़ानदान के लोग अगर नेक हैं, उन्होंने मुझे नेकी सिखाई है, तो मैं आज बदी से लड़ने जा रहा हूँ। मेरे मालिक मेरी मदद फरमा। मैंने बेइंतहा रब से दुआ की। उसके बाद उस राख को अपने हाथ की मुट्ठी में इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि उसको एहसास भी ना हो सके। और उसके बाद जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो इस तरह सज के खूबसूरत बन के बिस्तर पे बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। और वाकई उसने अपने वजूद को, अपने आप को सजा के इस तरह बिठाया था कि कोई भी होता उस लम्हे उसका दीवाना हो जाता। वो इतनी हसीन और जमील लग रही थी कि उससे आंखें हटाना नामुमकिन था। और मैं चलता हुआ उसके करीब गया। वो मुझे गले लगाने को बेचैन थी। मैं जैसे उसके करीब गया, उसने छलांग मारी और मुझे गले लगा लिया। और जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, उसके अंदर से अजीब व गरीब वही बदबू मुझे दोबारा आई। और उसे मैंने कहा, अपनी आंखें खोलो, मुझे तुम्हारी आंखों में देखना है। वो मस्त थी, उसके ऊपर एक खुमारी छाई हुई थी, एक नशा छाया हुआ था मिलाप का। और वह खुमारी की सी आंखें जो उसने बंद कर रखी थी, मैंने कहा, अपनी आंखें खोलो, मुझे तुम्हारी झील सी आंखों में देखना है। उसने प्यार भरे अंदाज में अपनी आंखों को जैसे ही खोला, मैंने अपनी एक हाथ से पहले उसके माथे पे, गाल पे इस तरह प्यार से हाथ फेरा, जैसे उसको यकीन दिला रहा हूँ कि मैं उसको मोहब्बत कर रहा हूँ। और वो और मस्त होकर मुझे देखना उसने शुरू किया। मेरा हाथ मुट्ठी वाला जो कांप रहा था, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, मैंने एकदम से ऊपर किया और वो राख उसकी आंखों में डाल दी। वाकई दोनों आंखों में पूरी की पूरी राख चली गई और उसी वक्त वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गई। वो राख नहीं थी, जैसे उसकी आंखों में आग चली गई हो। और यही लम्हा था जब मुझे बाकी काम करना था। मैं भागा और तैयारी करते हुए जल्दी से बाहर निकला। घर के पर्दों को, घर की चीज़ों को नीचे दौड़ता हुआ गया। नीचे भी हर तरफ मैंने आग लगानी शुरू कर दी। वो चमगादड़ें सो रही थीं। उन बुज़ुर्गों ने भी मुझे बताया था और मेरे दोस्त शहराम खान ने भी कि जब मिलाप होगा और दोनों के मिलाप के बाद जो कई चमगादड़ें वो जमा कर चुकी हैं, जो अभी सिर्फ खाती पीती और सोती रहती हैं, फिर वो भी उनकी मुलाजिम होंगी, फिर वो भी रूप धार सकेंगी या राज करेंगे। अभी वो जागी नहीं थी, अभी मिलाप नहीं हुआ था। मैंने हर तरफ आग लगानी शुरू कर दी। वो चूल्हा जहाँ पे उसने कॉफ़ी बनाई थी उसको भी खोल दिया, हर तरफ इस तरह फैला दी कि गैस खोल दी और नीचे आग लगा के आ चुका था। गैस में खोल चुका था, उस सिलेंडर जो भर के वो लाते थे। भागता हुआ मैं नीचे बाहर आ गया और इंतज़ार करता रहा कब आग सिलेंडर तक पहुंचती और पूरे घर में एक धमाका सा होता है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी, मुझे बाहर आके एकदम ज़ोर से धमाका हुआ। यकीनन
सिलेंडर फट गया था और बाकी घर को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। मुझे उन बुजुर्गों ने कहा था आपने वहाँ रुकना नहीं, वहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाना है। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी दौड़ाता हुआ दूर ले गया और दूर से उस घर को नज़ारा देखता रहा, उसको जलता हुआ देखता रहा। उसके बाद गांव के कुछ और लोग भी निकल कर आ गए कि ये आग कहाँ पे लगी है। मैंने उनसे पूछा यहाँ कौन रहता है, तो बोले यहाँ कोई नहीं रहता, ये तो काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ क्वार्टर है, सबसे बड़ा क्वार्टर है लेकिन ये बंद है, लेकिन पता नहीं इसके अंदर आग कैसे लग गई। कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी। उसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में तो गया, लेकिन रब के यहाँ सजदा किया और रब से गिड़गिड़ा के दुआ मांगी कि या अल्लाह तूने ये काम मेरे हाथ से कराया। वो रात में सोया नहीं, कुरान पढ़ता रहा। मेरे अंदर एक खौफ सा था। जब मैं सुबह उठा बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था और उसके बाद दोबारा वहां पे कभी किसी का कोई कत्ल नहीं हुआ। मैं काफ़ी अरसा वहाँ पे जॉब करता रहा और उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग कहीं और हो गई, फिर मुख्तलिफ शहरों में पोस्टिंग होती रही, लेकिन ये वाक़या मेरे अंदर दफन था और मैं जब भी इसको याद करता बेइंतहा खौफज़दा हो जाता। जब ये कहानी सुना चुके तो किसी ने वहाँ पे बैठे हुए सवाल किया, क्या आपको पता लग गया था कि वो कौन थी चमगादड़ और कैसे चमगादड़ बनी थी, वो लड़की थी या क्या था? तो वो बोले हाँ, उस गांव के बुजुर्ग ने जो मस्जिद के अंदर मौजूद थे, इमाम मस्जिद, उन्होंने मुझे तफसील से बता दिया था। ये काले जादू की वजह से था, लेकिन उन्होंने मना फरमाया था कि इसके बारे में ज़्यादा किसी को मत बताना, कभी बताना भी पड़े तो बाकी स्टोरी ज़रूर सुना देना, ये मत बताना। उन्होंने क्योंकि मुझे मना कर दिया था इसलिए उसके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि वो क्या जादू करती थी, वो कहाँ से आई थी, वो क्या था। लेकिन ये कहानी मैंने कहीं और भी सुना दी और ये जो दोस्त जिन्होंने आज फरमाइश की है ये कहानी पहले सुन चुके हैं, लेकिन आज माहौल इस तरह का बना हुआ था, उन्होंने फिर से फरमाइश कर दी तो मैंने फिर से ये कहानी सुन दी। ये तो बड़ी मेरी मशहूर कहानी है मेरी ज़िंदगी की। कब से अपने महकमे से रिटायर हो चुका हूँ, बच्चे जवान हो गए हैं, कितनी साल पुरानी कहानी है, लेकिन आज भी याद करूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल की कहानी हो। उसके बाद वहाँ पे खामोशी छा गई। वो लोग वहाँ पे रहे, कुछ अर्से बाद चले गए, लेकिन जिन्होंने कहानी भेजी है, जिनका नाम उमर फारूक खान है, बहावलपुर से, वो कहते हैं मैं इस कहानी को कभी नहीं भूल सका और आज भी जब याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप लोगों को कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।